गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पाठ 12 पौधे के पंख अभ्यास सागर खोलिएगा। इसमें पृष्ठ संख्या पेज नंबर 89 देखिएगा। जो आपका निपात करना है प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्यों में निपात रेखांकित कीजिए। अब निपात होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि निपात क्या होता है। आपने जब आप पेज नंबर 88 में देखेंगे तो आपने देखा है कि ऐसे शब्द जो वाक्य के अर्थ पर विशेष बल देते हैं, मतलब उस पर जोर देते हैं। जैसे वह बोला, हंसने की तो बात है, हंसने ही की तो बात है। तो ही और तो यहाँ पे इस पे क्या है, इस वाक्य पर हंसने पर जोर दिया गया है। दूसरा है, अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। तो भी और ही यहाँ पर जोर दिया गया है। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। तो भी, इस तरीके के शब्द जो होते हैं, ही, तो, भी, इस तरीके के शब्दों से वाक्यों पर जोर पड़ता है, जिसको हम निपात की संज्ञा देते हैं। अब आगे देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में निपात रेखांकित कीजिए। प्रश्न संख्या 2, माताजी मुंबई से कल ही आई हैं। तो कल ही आई हैं, ही क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, तो ही को आप अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा है, वह भी पिताजी के साथ चला गया। तो वह भी को अंडरलाइन कीजिएगा। परीक्षाएं शुरू होने से मात्र 2 दिन रह गए हैं। तो मात्र से हमें एहसास हो रहा है कि इस वाक्य पर जोर दिया गया है। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। तो केवल आपका निपात है। मैंने तो उसे देखा भर था। तो को अंडरलाइन कीजिए। वह रात तक यहीं बैठा रहा। रात तक, तो तक क्या है, आपका निपात है। मैं दिन भर काम कर रहा था। दिन भर को आप अंडरलाइन कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अभी तो अंडरलाइन करना था। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है वो नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर खाली स्थान भरने हैं। पहला देखिए, यह काम कर डैश लेने दो। तो आप क्या लिख सकते हैं, यह काम कर तो लेने दो, यह काम कर ही लेने दो। तो पहला जो आपका होगा उसमें आप तो भी लगा सकते हैं या ही भी लगा सकते हैं। दूसरा है, मुझे डैश परेशान करते हो। मुझे ही भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे मुझे भी परेशान करते हो या मुझे ही परेशान करते हो, दोनों है। तीसरा है, हम डैश चलेंगे, जल्दी क्या है, मतलब हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है, भी आ जाएगा। वह आगरा डैश जाएगा, वह आगरा ही जाएगा। वह डैश कब की चली गई, वह तो कब की चली गई। हम दोनों डैश बहुत मेहनती है, हम दोनों ही बहुत मेहनती हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आपको जो अगला प्रश्न करना है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आप मेक सेंटेंसेस हैं, इसको आप कर लेंगे, कुछ भी बना लीजिएगा। अगला देखेंगे पृष्ठ संख्या 90। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक तरह से एग्जाम में आएगा, अनसेंड पैसेज है, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। इसके आंसर्स जब आप मुझे भेजेंगे फिर मैं चेक करके बताऊंगी कि वो सही है या गलत। अब जो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है समस्त पदों का विग्रह करना है। मैंने आप लोगों को समास पढ़ाया था, तो समास में क्या होता है, जैसे संधि होता है वैसे ही समास होता है। संधि में हम 2 वर्णों में परिवर्तन जो आता है उसको हम संधि कहते हैं। और समास में क्या होता है, समास में हम 2 शब्दों में को जोड़कर जो भी परिवर्तन आता है उसके अर्थ में उसको हम समास कहते हैं। तो समास और संधि में अंतर होता है, उसमें 2 वर्णों में होता है, यहाँ 2 शब्दों में होता है। अब वहां पे तो विच्छेद होता है, जब आप अलग कर देते हैं तो वो विच्छेद कहलाता है, जब आप समास में अलग करते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। ये भी अंतर होता है। अब इसको चलिए विग्रह करते हैं, इसको अब अलग करते हैं, इन शब्दों को तोड़ते हैं। तो पहला है सत्याग्रह।
आग्रह। तो सत्याग्रह तो हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। अब इसे पूछा गया है कि समास का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया ना कि जहां पर भी आपके कारक चिन्ह लगते हैं, यहाँ पर भी कारक चिन्ह ते, से, में के लिए जहां पर भी विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं तो वो हमारा होता है तत्पुरुष समास। वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा है चतुर्मुख। चतुर्मुख तो चार मुखों का समाहार या फिर समूह, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चार मुखों का समाहार या फिर समूह। अब जहां पर मैंने आपसे बताया था कि जहां पर भी आपके जो पहला आपका जैसे चतुर्मुख लिखा है, जो पहला पद होगा मतलब जो पहला शब्द होगा, अगर इसमें संख्या आ जाएगी, ये संख्या है, चतुर का मतलब होता है चार, तो जहां पर भी संख्या आ जाएगी वो आपका द्विगु समास कहलाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, जैसे पंचतंत्र है, तो पंचतंत्र में क्या होता है? पांच तंत्रों का समूह। तो पांच आ गया ना, संख्या आ गई, तो पंचतंत्र आपका द्विगु समास होगा। अब अगला है जलधारा। तो जलधारा में क्या हो जाएगा? जल की धारा। जल की धारा। अब की आ गया और की आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। मैंने अभी आपको बताया। ठीक, अगला है नवरात्र। तो नव आ गया, नवरात्रों का समूह। नौ आ गया ना, संख्या आ गया, तो संख्या जहां पर भी आएगी वो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। फिर है राजा रंग। तो राजा और रंग। तो जहां पर भी योजक चिन्ह लगा होता है, जब आपने देखा कि राजा और रंग लिखा है तो राजा और राजा रंग के बीच में योजक चिन्ह लगा है, ऐसे लिखा है ना, राजा रंग ऐसे लिखा है आपका। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो आ जाएगा राजा और रंग, और आ गया। और जहां पर भी योजक चिन्ह लगा होता है, अपोजिट वर्ड, तो राजा और रंग, वहां पे रंग और आ जाता है, वो आपका होता है द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है जल थल। तो जल और थल के बीच में भी तो योजक चिन्ह लगा है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल और थल, और आ गया तो ये भी आपका क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखना है। अब आपको क्या करना है? जोड़ना है। अभी आपने विग्रह किया, अब आपको इसका समास बनाना है, समस्त पद बनाना है। जब जुड़ जाते हैं तो समस्त पद कहलाता है, जब उसको आप अलग करते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। अब विग्रह रूप आपके दिए गए हैं, आपको समस्त पद बनाने हैं। तो 100 अब्दों का समूह, 100 अब्दों, अब्द मतलब वर्षों का। अब तो क्या हो जाएगा? आपने शताब्दी सुना होगा ना, शताब्दी। अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा, शत का मतलब 100 होता है, शत आपका
संस्कृत तत्सम शब्द है, तो शताब्द, तो यहाँ पर हो गया 100 अब्दों का या वर्षों का समूह। अब कौन सा है इसमें समास बताइए। मैंने आपसे कहा ना जहां पर भी संख्या आएगी तो वो क्या होगा, द्विगु होगा, तो ये आपका द्विगु समास है। दूसरा है गंगा और यमुना, तो और को हटा देंगे, है ना, डैश लगा देंगे, इसकी जगह पे योजक चिन्ह लगा देंगे, गंगा यमुना। और ये कौन सा है, द्वंद्व है। फिर है गुण से युक्त, तो से हटा दीजिए, गुण युक्त, तत्पुरुष हो गया, क्योंकि से आया था तो से आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह है, तत्पुरुष हो गया। 3 फूलों का समाहार, तो 3 हो जाएगा त्रि और फूल हो जाएगा फूल, त्रिफूल। जैसे त्रिनेत्र होता है, 3 नेत्रों का समूह होता है, तो त्रि संख्या है और जहां पर भी संख्या होगी तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु। अगला है शरण में आगत, तो शरण में को हटा दीजिए, तो शरणागत मतलब जो शरण में आया हुआ हो, आगत मतलब आया हुआ, तो शरणागत, शरण में आगत, तो में आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह है, जहां पर भी विभक्ति चिन्ह आएंगे, कारक चिन्ह आएंगे, वो आपका तत्पुरुष समास होता है। फिर अगला है पूर्व और पश्चिम, तो और को हटा दीजिए, पूर्व और योजित चिन्ह लगा दीजिए, और आपका क्या है, द्वंद्व समास है। ये आपका प्रश्न हो गया। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखने हैं। उपसर्ग और मूल शब्द, उपसर्ग आप जानते हैं, है ना, जो मूल शब्दों के आगे उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो उपसर्ग क्या करते हैं, मूल शब्दों के आगे लगते हैं, उसके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, और प्रत्यय क्या करते हैं, मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है। कोई शब्द दिया गया है उसको अलग करना है, मूल शब्द क्या है और उसमें उपसर्ग क्या लगा है। तो जैसे आपका संपत्ति है, बेटा जहां पर भी ये बिंदी, यहाँ पर भी ये अंक की मात्रा लगी होगी, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे म, म के नीचे हलंत, ठीक है, सब हो गया। और दूसरा आपका जो मूल शब्द है वो क्या है, पत्ती, इसको दोनों को मिला देंगे तो संपत्ति हो जाएगा। अतिशय, तो दूसरे में क्या है, अति आपका उपसर्ग है और शय आपका मूल शब्द है। प्रतिकूल, तो प्रति आपका उपसर्ग है, कूल आपका मूल शब्द। सुकन्या, तो सु आपका उपसर्ग है, कन्या मूल शब्द। अनुग्रह, अनु आपका उपसर्ग है, अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरने हैं। बगल में आपको दे रखे हैं ब्रैकेट्स में, आपको इसमें प्रत्यय लगाना है, मतलब पीछे लगाना है कुछ शब्द, जैसे राजू बहुत, बल दिया है तो बलवान हो जाएगा, बलवान है। रमेश की आवाज में मधुर, मधुर दे रखा है तो ता लगा देंगे, मधुरता है। प्रतिमा के घर की सजा दे रखी है, आवट आपको लगाना है, तो सजा धन आवट क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा। ईश्वर बहुत दया, और दया में आप आलू लगा देंगे तो दयालु हो जाएगा। मुझे चलते चलते घबरा आपका दे रखा है, आहट आप लगा देंगे तो घबराहट हो जाएगा। ज्यादा काम करने से थक, इसमें भी आवट लगा दीजिएगा तो थकावट हो जाएगा। प्रत्यय लगा दिया आपने
सारा ये प्रश्न भी हो गया। उपसर्ग भी देख लिया आपने, प्रत्यय भी देख लिए। अब नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा लिखिए। ये आपका सब रिवीजन हो रहा है बेटा, ये आप सब संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो मिलन का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा मिलन। देव का देवत्व, चढ़ाई का चढ़ना, प्रसन्न का प्रसन्नता, युवक का यौवन और चिकना का चिकनाई, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वाक्य का प्रयोग करते हुए अर्थ लिखना है। मुहावरे दे रखे हैं, जैसे नाक में दम करना। तो बेटा मैं आपको सिर्फ अर्थ बताऊंगी, आपको वाक्य लिखना है, ठीक है? वाक्य आपको स्वयं बनाना है, तो सबके अलग अलग होने चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी आपको स्वयं करना है, फिर मैं आपका चेक करूंगी। नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत परेशान करना। तो आप अर्थ लिख लीजिए, वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। तो आप नाक में दम करना, अर्थ में लिखना बहुत परेशान करना, ठीक है? फिर है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ होता है घबरा जाना, मतलब डर जाना। फिर है आसमान सिर पर उठाना, मतलब जो आप हमेशा करते हैं। कोई चीज आपकी प्राप्ति नहीं होती है, अगर माता या पिता ने आपकी जिद पूरी नहीं की तो आसमान सिर पर उठा लेते हैं, मतलब बहुत शोर करना। ये आपका चैप्टर था। अब अगला जो प्रश्न है, अपने जीवन का कोई भी अनुभव डायरी के रूप में लिखे। तो हमने जब पौधे के पंख पाठ पढ़ा था, तो ये आपका डायरी लेखन के तौर पर ही लेखक ने लिखा है। डायरी लेखन में क्या होता है, सबसे पहले इसका वैसे कोई नियम कायदा कानून तो होता नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे जब आपका ये पाठ शुरू हो रहा था तो उसने दिनांक लिखा था, है ना? डायरी लिखने से पहले सबसे पहले दिनांक डालते हैं। किताब में तो आपके सिर्फ दिनांक पढ़ा था, आप दिन भी डाल सकते हैं कि कब आप लिख रहे हैं, और आप समय भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना डायरी लेकर शुरू करते हैं। इस तरीके से डायरी लिखा जाता है। आप अपने हृदय की जितनी भी आपकी जो भावनाएं हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, वो सारा आपका डायरी लेखन के अंतर्गत आ जाता है। इसको समाप्ति भी आप संक्षिप्त शब्दों में लिखेंगे, संक्षिप्त शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और आपका प्रश्न दिया गया है, अपने जीवन का कोई भी अनुभव। तो आपने अपने जीवन में कोई ऐसी चीज जो आपको आज तक याद है, जिस चीज को आप अभी भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जो आपकी अच्छी यादों से जुड़ा है, या कोई ऐसी चीज जो आपको भावुक करता है, कुछ भी कैसा भी अनुभव आप डायरी लेखन में करेंगे। तो सबसे पहले आप दिनांक डालिएगा, दिन भी डाल सकते हैं, समय भी डाल सकते हैं कि आप कितने बजे लिख रहे हैं। उसके बाद अपना अनुभव, और लास्ट में अपना नाम, अंत में अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? हस्ताक्षर जिसे हम कहते हैं, ये हो गया आपका डायरी लेखन। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी आपको ऐसी चीज लगती है कि समझ में नहीं आई है, तो आप यही चेक पूछिएगा, कोई सा भी प्रश्न जिसको आपको दिक्कत हो रही है। थैंक यू बेटा।